इसके बावजूद आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमें जरा ये बताएं अब्बासी साहब, ताजा सूरत हाल है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने 20 अगस्त को एक सोटो मोटर्स ऑर्डर लिया था, वो था क्या और इसे मुअत्तल क्यों किया और किसने किया? परवेज साहब, ये सो मोटो बुनियादी तौर के ऊपर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चंद सहाफ़ी जो है वो कमराई अदालत नंबर 2 में गए और जी। एक दरखास्त जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस काजी फायद ईसा के सामने रखी और ये कहा गया कि सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और ये इस अहम मामले के ऊपर FIA की जानिब से भी नोटिस जारी किए गए हैं। आज़ादी सहाफ़त जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर जो है वो नोटिस ले। जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 2 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था। 2 रुकनी बेंच ने किया ये कि ये जो दरख्वास्त थी, ये एक बात तो तय है और ये मेरे ख्याल में हमें खुलकर कहनी भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये दरख्वास्त प्रॉपरली रजिस्ट्रार के पास या जो एक प्रॉपर तरीका होता है एक एप्लीकेशन फ़ाइल करने का, उस तरह से ये ऑफिस में दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की गई, बल्कि बराह रास्त कोर्ट में पेश की गई। उसके ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने खुद नोटिस लिया और फिर डायरेक्शन जारी की FIA को, इस्लामाबाद पुलिस को और सेक्रेटरी दाखिला को, उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा और ये कहा कि बताया जाए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस हवाले से जो है वो अब तक जो तहकीकात हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। इसके अलावा सेफ़ कैमरा प्रोजेक्ट, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है उस पर जो खर्च आया है उसकी तफसीलात मांगी गई। फिर इस ऑर्डर में ये भी कहा गया कि वजारत इत्तलात हमें ये बताए कि इश्तिहारात की मद में जो है वो कितने पैसे जो है वो अब तक जारी किए गए हैं। केस की समात जस्टिस काजी फायद ईसा ने 26 अगस्त के दिन रखी और साथ ऑर्डर में ये भी लिखवाया कि ये जो केस है ये हमारे ही बेंच के सामने लगाया जाए। शायद उस वक्त भी उनका ये अंदेशा था कि ये बेंच तब्दील हो जाएगा और ये उनका अंदेशा दुरुस्त भी साबित हुआ। फिर अगले ही दिन ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें यह कहा गया कि खुद नोटिस लेने का जो तरीका, जो तयशुदा तरीक़ाकार है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और ये एक डिविएशन है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि खुद नोटिस के दायरा इख्तियार के तयन के लिए हम एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। इस बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया गया। तो आज इस केस की समात हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजों ने वो जो 2 जजों का जो फैसला था उसको गैर मौसर कर दिया और ये फैसला किया है कि हम आर्टिकल 184(3) यानी जो मफाद आमा के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेती है, सो मोटो लेती है, उसके दायरे इख्तियार का तयन किया जाएगा और इस मामले के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स है, मरकजी स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जा सकता है, पाकिस्तान बार कौंसिल, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो कोर्ट की मुआवनत करें। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। परवेज साहब, बहुत अहम ये मुकदमा है। हमने देखा कि माजी में खुद नोटिस का बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। आपको याद होगा एक माजी के चीफ जस्टिस गुजरे हैं साकिब निसार साहब, वो कभी कभी वो अस्पतालों में जाके बर्तन उठा के फेंका करते थे, उसके ऊपर सो मोटो लेते थे। कभी वो शराब की बोतलें बरामद करते थे। फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ कि एक सिविल कोर्ट में एक केस चल रहा था, एक लोअर जुडिशरी का, और दौरान समात जो है वो उस कोर्ट में चले गए, उनका मोबाइल उठा के फेंका, उसके ऊपर सो मोटो लिया। उन्होंने खुद नोटिस का इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल किया जिससे मुल्क को नुकसान हुआ और व्हाट्सएप पैगामात के ऊपर खुद नोटिस लेते रहे वो। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प नोटिस उन्होंने लिया। प्राइवेट स्कूलों की फीसों से मुतालिक एक केस था, उसके ऊपर उन्होंने सो मोटो ले लिया और जब सो मोटो लिया बाद में रिवर्स हो गया। फिर इसी तरह ये जो मोबाइल कंपनीज का मामला है कि मोबाइल कंपनीज में जब आप इजी लोड करते हैं तो इससे आपको एक्स्ट्रा पैसे काटे जाते हैं, इसके ऊपर सो मोटो लिया गया। और फिर जब बाद में रिव्यू आया तो पता ये चला कि सो मोटो एक सोशल मीडिया की पोस्ट की बुनियाद पर लिया गया था।
तो बात के जो दूसरे चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने तो अपने जजमेंट में ये लिख दिया कि ये सोशल मीडिया की पोस्ट कहाँ से आई, इसका सोर्स आज तक मालूम नहीं हो सका। तो इस तरह के काम किए गए, डैम फंड्स के नाम के ऊपर जिस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस्तेमाल किया गया, मेरे ख्याल में अब ये बहुत अहम मौका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आर्टिकल 184(3) की तशरीह कर दे और ये तय कर दे कि अस्कुद नोटिस के पैरामीटर्स क्या है, किस किस स्टेज पे जाके या किस तरह से कौन से ऐसे लवाजमात होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर अस्कुद नोटिस लिया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली मरतबा ये होने जा रहा है। मुझे याद है जब साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब ओथ लिया, तो उस वक्त उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि हम एक फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे और आर्टिकल 184(3) की तशरीह करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हो सका। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो सो मोटो लिए, रेकोटिक वाले मामले में हमने देखा मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा, कारके वाले मामले में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के इस अस्कुद नोटिस से पाकिस्तान को बतौर रियासत नुकसान हुआ। तो अगर ये तय होने जा रहा है तो ये खुशाइंद बात है। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ अगर ये भी तय हो जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं, क्योंकि जो बेंच कंपोजिशन है इसके बारे में भी मुझे लगता है कि वकला बात करेंगे कि ये खालिसतन इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए। तो अब परसों इस केस की समाअत होने जा रही है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि एक ऐसा मामला जो गुज़िश्ता 73-74 साल से तय नहीं हो सका, अब हो सकता है वो तय हो जाए। बहुत अच्छी बात है जी, अगर हो जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर 73 साल से नहीं हो सका। अच्छा, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, आधा कानून तो आपको वैसे ही याद होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ है कि 2 रुकनी बेंच का केस एक 5 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया हो? देखें